तो देखिए मानव रोग पढ़ लेते हैं आज। मानव रोग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन श्योर देखने को मिलता है मानव रोग से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे भाग्य के ताले खुलते हैं और 2 भी क्वेश्चन दिख जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि 3-3 प्रश्न भी दिखते हैं मानव रोग से। तो मानव रोग जो है ना, ये कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं है, इससे हर एग्जाम में टच होता है, चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो, सिविल सर्विस से लेकर वहां पर थोड़े करंट अफेयर से संबंधित जो डिजीज वगैरह या हेल्थ इश्यूज से संबंधित बातें की जाती हैं। यहां पर अपन ट्रेडिशनल रोगों की बात करते हैं। ट्रेडिशनल मतलब जो चलते आ रहे हैं, परंपरागत चलते आ रहे हैं, जैसे एड्स है, प्लेग है, पोलियो है ना, हेपेटाइटिस है, जो हर पीढ़ी में चलते ही आ रहे हैं रेगुलर, अभी वो मिट नहीं पाए हैं या मिट चुके हैं, उनकी भी बात हमको करनी है। तो चालू करें अपन। एनर्जेटिक हो सब? अरे बोलो, एकदम एनर्जेटिक। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो, मानव रोग की बात करें, ह्यूमन डिजीज की अगर बात करें, मानव रोग या ह्यूमन डिजीज, तो ह्यूमन डिजीज में सबसे पहले शब्द आता है रोग। अब मैं बात कर रहा हूं मानव के रोग, तो क्या सर अलग अलग जीवों में अलग अलग टाइप के रोग होते हैं क्या? सही बात है, होते हैं। जैसे पशुओं में खुर पका मुंह पका होता है, हमारे तो खुर होते ही नहीं है, तो पकेगा क्या? सही है ना? तो मनुष्य में अलग टाइप के रोग होते हैं, जीवों में, जंतुओं में अलग टाइप के रोग होते हैं, सीधी सी बात है। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा है मानव रोग, और आपके सिलेबस में भी क्या है? मानव रोग और उनसे बचाव के उपाय। मानव रोग एवं बचाव के उपाय। तो यहां ध्यान दीजिएगा, मानव रोग की अगर मैं चर्चा करूं तो इसमें पहले एक शब्द से मेरा परिचय होता है जिसका नाम है रोग, और फिर मैं दूसरी बात देखूं तो मुझे एक दूसरा शब्द दिखाई देता है जिसका नाम है डिजीज। 2 शब्दों से मेरा परिचय होता है, रोग और डिजीज। रोग क्या है? अगर रोग की परिभाषा देखें तो बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं दे रखी हैं लोगों ने, लेकिन हम सीधी सी बात कहेंगे कि हमारे स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत भी रुकावट यदि आपको महसूस होती है तो आप किसके संपर्क में आ गए हो? रोग के संपर्क में आ गए हो। सीधी सी बात है। अपन सरल भाषा में अगर देखें तो मानव स्वास्थ्य में या किसी के भी स्वास्थ्य में अगर थोड़ा भी बैरिकेड आता है, रुकावट आती है या कोई गड़बड़ी महसूस होती है, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या किसके संपर्क में आ गया? किसी रोग के संपर्क में आ गया। तो रोग की अगर बात करें उससे पहले अपन डिजीज की बात करते हैं। डिजीज शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है डिस और एक है ईज। ईज शब्द है ना, ईज, इसी से क्या बना है? इजी, है ना? ईज का मतलब इजी होता है इंग्लिश में, तो हम कहेंगे डिस यानी तो नहीं, और इजी यानी क्या? आसान। जब आपको, जैसे आप रोज फील करते हो ना, वैसी आसानी फील नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि मेरा शरीर टूटन टूटन सी हो रही है, मेरे को थोड़ा सा चक्कर से आ रहे हैं, उल्टी सी हो रही है, तो ये क्या है? ये क्या है? ये रोग के लक्षण है, सीधी सी बात है। तो हम कहेंगे डिजीज भी ये बताना चाह रहा है, डिजीज शब्द बनाया ना, तो डिजीज शब्द भी ये बताना चाह रहा है कि डिस यानी नहीं, इजी यानी आसान। मानव स्वास्थ्य जब आसान नहीं रहता, जब उसमें कोई बैरिगेट आता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजीज। यानी आसानी नहीं रहती, नॉर्मल जीवन में आसानी नहीं होती। जैसे पूरा दिनचर्या हमारी होती है ना, नॉर्मल की रोज की दिनचर्या होती है, वो दिनचर्या आसान नहीं रह पाती, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। जैसे आपको रोज जुकाम नहीं लग रही है, खांसी नहीं आ रही है, लेकिन एक दिन क्या हुआ? जुकाम और खांसी हो गई, तो अब आप आधा टाइम तो उसी में खांसते रहोगे, फिर नाक को ऐसे साफ करते रहोगे, कभी बाहर जाओगे, कभी साफ करके आओगे, कभी क्या करोगे, उसी के पीछे पड़े रहोगे, तो आपका दिनचर्या बदल गई ना, गड़बड़ हो गई। फिर आप गोली भी ले रहे हो, आपको थोड़ा सा टूटन सी भी महसूस हो रही है, कमजोरी सी भी महसूस हो रही है, तो ये आपके मानव स्वास्थ्य में क्या है? थोड़ी सी आसानी नहीं है, यानी रुकावट आ गई है, ये ध्यान रखें। इसी को मैंने रोग की परिभाषा में लिखा है। रोग क्या है? मानव स्वास्थ्य यानी ह्यूमन हेल्थ में रुकावट की स्थिति को ही क्या कहते हैं? स्थिति को ही क्या कहते हैं जी? रोग कहते हैं। अब सर ये मानव स्वास्थ्य में रुकावट की स्थिति, रुकावट तो हम समझते हैं कि कोई गड़बड़ हो गई है, लेकिन आखिर ये स्वास्थ्य क्या होता है, ये समझाओ। कैसे पता लगे कि आप स्वस्थ हो? कैसे पता लगे कि मैं आज टीचर सही स्वस्थ है या नहीं है? कई बार कहते हैं सर आप तो आप थोड़े से ऐसे टेंशन में लग रहे हो,
या आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हो सर, तो ये आप देखते कैसे पता लगा रहे हो? आपकी मेरी बॉडी लैंग्वेज से देखकर पता लगा रहे हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खुश दिखने वाला व्यक्ति भी अंदर से क्या हो सकता है? टेंशन में हो सकता है, मानसिक रूप से परेशान हो सकता है, या और भी किसी प्रकार से परेशान हो सकता है। तो इसके लिए WHO ने कहा है पहले ही, उसने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य, हेल्थ क्या है? हेल्थ क्या है? हेल्थ की दो परिभाषाएं आती हैं। पहली आती है WHO के अनुसार। किसके अनुसार? WHO के अनुसार। WHO ने क्या कहा? WHO ने कहा हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। क्या कहना चाहता है ये कहना चाह रहा है कि हेल्थ इज द स्टेट, हेल्थ एक अवस्था है किसकी? फिजिकल, मेंटल और सोशल रूप से अच्छे होने की अवस्था है। यानी आप, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप ये बता रहे हो कि आप शारीरिक रूप से सही हो, आप मानसिक रूप से सही हो, और आप सामाजिक रूप से भी क्या हो? एकदम सही हो। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि WHO के अनुसार इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? आपको जब आप विकिपीडिया या किसी पे भी देखोगे तो आपको ये परिभाषा देखने को मिलेगी। किसकी? WHO की। ये परिभाषा ऑफिशियल परिभाषा है। इसमें थोड़ी बड़ी है ये, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में करके रखा है, लिखा है। अब इससे हिंदी करें तो क्या है? शारीरिक रूप से, अरे शारीरिक रूप से अच्छा दिखने वाला जरूरी थोड़ी है मानसिक रूप से सही हो। तो WHO ने शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा नहीं माना, शरीर के साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी उतनी ही क्या दी है? उतनी ही क्या दी है? महत्व दिया है। सामाजिक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व दिया। अब सामाजिक स्वास्थ्य बताऊं आपको क्या होता है? शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही, या अच्छा महसूस करना ही, अच्छा महसूस, वेलबींग का मतलब अच्छा होना, अच्छा महसूस करना ही क्या है? स्वास्थ्य है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा महसूस करना ही क्या है? स्वास्थ्य है। आप अच्छा महसूस कर रहे हो, शरीर से आप अच्छे हो, ठीक है, आपको टेंशन नहीं है, मानसिक रूप से भी एकदम अच्छे हो, और समाज में भी आपका कोई ऐसे कोई सामाजिक स्वास्थ्य में भी कोई प्रभाव नहीं है। सर आपका दिमाग में ये आ रहा होगा, सर यार शारीरिक स्वास्थ्य तो हम जानते हैं क्या होता है। अरे क्या होता है? आपके शरीर में कोई प्रकार की गड़बड़ नहीं हो, अच्छे एकदम हेल्दी सही हो। मानसिक स्वास्थ्य भी हम जानते हैं कि मानसिक रूप से कोई भी टेंशन नहीं हो। अरे शरीर तो खूब अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपको धमकी मिल रखी है कि बाहर नवलगढ़ रोड पे मिलना, देख लेंगे तेरे को, और बाहर ही खड़े हैं, तो आपको निकलना भी नहीं हो रहा और आप टेंशन में आ रहे हो और पसीना आ रहा है, तो कहने का मतलब मानसिक रूप से परेशान होना। अरे बोलो, इसका मतलब आप स्वस्थ नहीं हो। स्वस्थ आदमी तो अलग ही दिखता है। और दूसरा सामाजिक, सामाजिक रूप से क्या है? भाई ये दोनों तो हम ज्यादातर इन दोनों से तो परिचय है, लेकिन सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? ये WHO ने नई परिभाषा बनाई थी, सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य में क्या होता है? समाज के कुछ रिश्ते नाते जो बंधन है, उनकी वजह से भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? समाज का एक रिश्ता है पति और पत्नी का, है क्या? मान लो पति और पत्नी में दोनों में क्या हो गई? अनबन हो गई, पत्नी दूर रहने लग गई और पति दूर रहने लग गया। उनके बीच में एक बच्चा है। अब बच्चा पापा के पास रहता है, बच्चा स्कूल जाता है, तो उसके स्कूल में जो सहपाठी हैं, उसके दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं कि तेरी मम्मी कहाँ रहती है, तेरी मम्मी कहाँ है, तेरे को जानते हैं, तेरे पापा और मम्मी में तो बनती नहीं है, बकवास कर रहा है। तो वो टेंशन, मेंटली टॉर्चर है। वो घर पे भी आता है, कोई कहता है कि मेरी मम्मी ने तो देखो ये आज ये बना के भेजा है, आज ये पेस्ट्रीज बना के भेजी है, आज फलाना बना के भेजा है, आज फलाना सॉस बना रही थी मम्मी, आज तो मम्मी ने मेरे को डांटा। तो बच्चा अरे बच्चा फील नहीं करेगा इस बात को कि यार मेरी मम्मी नहीं है। सही बात है क्या? अरे बोलो, घर पे जब वो जाएगा वो कहेगा नहीं किसी से, लेकिन अब उसका धीरे धीरे विकास हो रहा है, वो एक मानसिक वेदना के साथ विकास हो रहा है। अरे बोलो, उसको एक चीज सता रही है कि मेरी मम्मी क्यों नहीं है, मेरी मम्मी कहां गई। वो बच्चा है, लेकिन उसको इतना तो पता है कि दोनों में लड़ाई हो रखी है और मम्मी घर पे है, और इनके बीच में केस भी चल रहा है ना, डिवोर्स का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन याद रखना बच्चे के स्वास्थ्य पर इस चीज का प्रभाव पड़ रहा है। अब मुझे बताओ, बच्चा शारीरिक रूप से सही है? अरे बोलो,
मानसिक रूप से कोई मेंटल टॉर्चर नहीं है, कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है उसको, कोई ऐसा नहीं है कि भाई उस मंदबुद्धि है, वो मंदबुद्धि नहीं है, मानसिक रूप से एकदम सही था। लेकिन वो मानसिक रूप से परेशान क्यों होने लग गया? क्योंकि एक समाज का एक रिश्ता था, कौन सा? पापा और मम्मी वाला रिश्ता। उस रिश्ते को वो ढंग से मेंटेन नहीं कर पाया और उस रिश्ते को सोच सोच के वो परेशान हो रहा है। सही बात है क्या? तो डब्ल्यूएचओ ने दिमाग लगाया कि यार ये तो बहुत प्रभावित करने वाली चीज है। तो डब्ल्यूएचओ ने तीसरा चीज और जोड़ दी, स्वास्थ्य के कितने आयाम तय कर दिए? 3, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। क्लियर हो गई बात? अरे बोलो। तो समाज का भी ऐसा कोई वो नहीं है, जैसे कोई गैंगस्टर है और गैंगस्टर की बॉडी तो एकदम ऐसे शानदार है, मानसिक रूप से हम टेंशन लेते नहीं है, देते हैं, टेंशन लेने का नहीं देने का, मन लगा के रहते हैं मस्त। लेकिन समाज के लेवल पर उनको कोई पूछता है क्या? समाज में अगर कहीं किसी के पास भी जाकर खड़े होंगे तो दूर खड़ा होगा, किसी के साथ फोटो नहीं आ जाए मेरी, नहीं है कहेंगे इसके साथ रहता है क्या? तो कहने का मतलब उसको खुद को भी फील होती है बात, यार समाज में अपना लेवल नहीं है। समझ में आ गई बात? तो समाज के बंधन अगर आपके मानसिक जो स्टेटस को बदले तो समझ जाइए आप सामाजिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। और सामाजिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तीनों मिल जाए और तीनों एक अच्छे से हो तो एक आदर्श नागरिक की तरह आप जीवन यापन कर सकते हो और ये आपको एक अच्छा हेल्थ यानी एक अच्छी स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। ये तो हुई डब्ल्यूएचओ की परिभाषा। तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार स्वास्थ्य के आयाम एम्पलीट्यूड ऑफ हेल्थ इज अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। तो एम्पलीट्यूड ऑफ हेल्थ कितने हैं बताइए? स्वास्थ्य के आयाम कितने हैं? तो यहां पर आप कहोगे स्वास्थ्य के कितने आयाम हैं? 3। कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। 3 आयाम तय कर दिए ना। वैसे अभी वर्तमान में एक आयाम और इसमें ऐड करने की बात चल रही है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ, मन की शांति। ये भी तो जरूरी है। समाज में भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, चला शांति नहीं मिल रही है मन में, तो वो भी गड़बड़ है। तो डब्ल्यूएचओ इसको भी ऐड करने की कोशिश कर रहा है। अब ये डब्ल्यूएचओ कौन है ये देखते हैं पहले। सबसे पहले डब्ल्यूएचओ क्या लपड़ा है? डब्ल्यूएचओ तो डब्ल्यूएचओ क्या है? वर्ल्ड, ये तो जानते ही होंगे ना आप, क्या नाम है इसका? डब्ल्यूएचओ क्या है? तो डब्ल्यूएचओ क्या है देखते हैं। डब्ल्यूएचओ का नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी परिकल्पना क्यों की गई? डब्ल्यूएचओ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या है? डब्ल्यूएचओ की स्थापना ही क्यों की गई है? क्या कारण है? तो दोस्तों ये पूरे विश्व के स्वास्थ्य की परिकल्पना करता है। क्या करता है बोलो? पूरे विश्व के स्वास्थ्य की परिकल्पना करता है। एक बात बताओ मुझे, अभी अपन ने कोरोना महामारी से सामना किया है क्या? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। कोरोना महामारी का सामना किया है क्या? तो कोरोना महामारी का सामना अपन ने इतना बहुत भयंकर रूप से किया है कि अपन को कमरों के अंदर बंद रहना पड़ा, घर के अंदर बंद रहना पड़ा। इतनी भयंकर कोविड-19 जो रोग था उसने अपन को परेशान किया। और कितने दिन तक चला? लगभग 2 साल। 2 साल में हमारी यह हालत थी। लेकिन याद रखना, पोलियो आप जानते हो 70 साल तक चलता रहा। 70 साल। प्लेग जानते हो? प्लेग 25-30 साल तक चलता रहा, कोई इलाज ही नहीं। हमारे पूर्वजों ने उनसे कैसे मुकाबला किया होगा उन रोगों से, जिनका संक्रमण उनकी अवस्था थी वो इतनी स्पीड से चलती थी जिसकी कोई हद नहीं है। प्लेग आया था उस टाइम, तो ऐसी स्थिति थी कि प्लेग आया है, एक व्यक्ति को प्लेग हुआ है और होने के बाद में वो मरा है, तो मरता भी कैसे? पूरा शरीर काला पड़ जाता, ब्लैक एकदम। इसलिए उसको काली मौत भी कहते थे। ब्लैक प्लेग को क्या बोलते थे? ब्लैक डेथ। और वो व्यक्ति मरकर जैसे ही उसको कहां शमशान में लेके गए, इतने में तो वापस आए तो दूसरा तैयार मिला। घर के घर खाली हो गए थे। अब आप सोचो, और उस टाइम तो ना तो कोई सैनिटाइजर, ना कोई साबुन से भी तब नहाते थे जब बारात में जाते थे। सही है ना? सही कह रहा हूं यार, मैं कोई गलत कह रहा हूं क्या? साबुन से भी तब नहाते थे जब
कोई बारात में शादी वादी में जाना पड़ता था, और अच्छे कपड़े आजकल हम ऐसे कपड़े नॉर्मल पहनते हैं, और पहले ऐसे कपड़ों को मांग कर पहना जाता। अरे यार तेरे वो कपड़े सिलवाए थे ना पिछले साल तूने, एक जोड़ी, वो देना यार, मैं बारात में जाऊंगा, है ना। तो ऐसी स्थिति थी, सत्य बात है ये, हमारे पूर्वजों से पूछ लो, है ना, झूठ नहीं है, सच है। तो हम इस लेवल पे थे, तब हम उन रोगों से कैसे जूझ रहे थे ये सोचो आप। अरे भाई साहब, पोलियो की दवा बने पता नहीं कितने दिन हो गए, भारत में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चालू किया 1995 में, पल्स पोलियो अभियान, और वो 95 से भारत पोलियो मुक्त हुआ 2014 में। इसी से आइडिया लगा लो, वैक्सीन बनने के बाद 2014 तक का समय लग गया हमको पोलियो से निपटने में। वैक्सीन बनने के बाद की बात है, तो वैक्सीन बनने की बात नहीं है, पोलियो अभियान चालू करने के बाद की बात है। वैक्सीन तो पहले ही बन गई थी। भारत में पोलियो अभियान चालू किया, पल्स पोलियो अभियान 1995 में, और 1995 से 2014 लगभग 20 साल हो गए। 20 क्या, हाँ 20 साल हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, 20 साल तक तो वैक्सीन हमारे पास थी, तब हम मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो सोचो कोविड-19 से तो हमने फिर भी बहुत फास्ट निजात पा ली, सही बात है क्या। अरे एक साल में तो वैक्सीन बना के पटक दी, और एक वैक्सीन नहीं 20-25, स्पुतनिक, फलाना टिकाना, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये वो, तो कोई सी भी लगा लो, क्या दिक्कत है। कहने का मतलब है आज हम फिर भी डेवलप्ड है, लेकिन मेडिकल हेल्थ में, लेकिन फिर भी उस पुराने जमाने की अगर बात करें तो उसमें WHO की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा थी, और अभी भी है। ये WHO का ही प्रभाव है कि हमने तुरंत उस इतने बड़े पैंडेमिक को कंट्रोल कर लिया। क्यों, WHO क्या करता है, पूरे वर्ल्ड से फंड अरेंज करता है ना, फंडिंग होती है, सारे देश स्वास्थ्य के लिए, रिसर्च के लिए, हर चीज के लिए इसको क्या करते हैं, फंडिंग करते हैं। इसके पास जो भी फंडिंग आती है उससे ये मेडिकल रिसर्च करवाता है, और किसी भी रोग को पनपने नहीं देता। स्वास्थ्य की परिकल्पना करता है कि इस एरिया में ये दिक्कत हो रही है तो पहले ही उसको कंट्रोल किया जाए, मतलब ये रोग ही नहीं होने देना चाह रहा आपको, है ना। WHO की परिकल्पना इसीलिए की गई थी, जैसे भारत में तो चलो मान लो कोरोना कोविड-19 आ गया, अपन अपने पास संसाधन थे, अपन ने इसको क्या कर लिया, फेस कर लिया, थोड़े दिन घर में भी रह गए तो भी कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन दोस्तों ऐसे भी देश हैं जिनके अंदर इतनी खतरनाक महामारी आ जाए तो पूरे चौपट हो जाए और खाने को दाने तक नहीं बचे, सच कह रहा हूं ये बात मैं। और ऐसी स्थिति में उन देशों को कौन फंडिंग करेगा, कौन उनकी हेल्प करेगा, तो वो करेगा WHO। वो कहेगा आपको एक भी रुपए वैक्सीन में खर्च करने की जरूरत नहीं है, हम भेज रहे हैं वैक्सीन, आप तो वैक्सीन लगवाओ बस। तो फायदा हो गया ना एक तरह से। पूरे विश्व को एक साथ रोग मुक्त देखने की परिकल्पना कौन करता है, WHO। और इसका अगर भाई WHO का ध्येय वाक्य तो ये होना चाहिए जो इंडिया का ध्येय वाक्य था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये लाइन होनी चाहिए थी इसकी टैग लाइन, लेकिन क्या है अब वो तो चलता है सिस्टम, क्या करें भाई। भारत ने तो पहले ही परिकल्पना कर रखी है इसकी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी क्या रहे, निरोगी रहे। और वही परिकल्पना तो इसकी है। इसकी स्थापना कब की गई बताइए, इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। देश आजाद हुआ था अपना, उसके अगले वाले साल यानी 47 के बाद 48, थोड़ा सा ऐसे आइडिया लगा के याद किया करो, है ना भाई। 47 के पास अगले वाले साल में किया था 48 में, और अप्रैल का महीना अभी गया था, अप्रैल के बाद में मई आया है, जून आया है, ठीक है। उसके बाद स्थापना इसकी हुई कहां, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो वो है दोस्तों जिनेवा में। जिनेवा कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड में, बड़ा सुंदर शहर है, ठीक है। कहां जाना है, स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, ठीक है, हाँ है, स्विट्जरलैंड घूमने जाना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैंने बात की मानव रोग क्या होते हैं, रोग क्या है बताइए, रोग क्या है, मानव स्वास्थ्य में रुकावट की स्थिति को रोग कहते हैं। सर स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य की परिकल्पना है WHO के अनुसार हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होना ही क्या है, स्वास्थ्य है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य के कितने आयाम हैं, 3, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। अभी एक नया आयाम और जोड़ने वाले हैं, कौन सा, आध्यात्मिक, उस पर रिसर्च चल रही है, सर्वे चल रहा है। तो अब आगे बात करते हैं अपन
दूसरी परिभाषा, अब भारत में तो दो परिभाषाएं चलेंगी, सीधी सी बात है, भारत में तो आयुर्वेद भी तो चलता है ना, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेद ने क्या दिया परिभाषा, आयुर्वेद ने स्वास्थ्य की क्या परिभाषा दी आयुर्वेद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में क्या बनते हैं, बहुत सारे रस बनते हैं, रस, उनको बोलते हैं पित्त। जैसे कि लार बनती है, बाइल जूस बनता है, गैस्ट्रिक जूस बनता है ना, दुनिया भर के श्लेष्मा, म्यूकस, पता नहीं क्या क्या बनते हैं, गैसेस बनती हैं। तो आयुर्वेद ने इन सारी चीजों को तीन भागों में बांट रखा है, वात, पित्त और कफ। क्या दे रखा है इसने, बोल रखा है शारीरिक द्रव्य, बोलता है इनको ये शारीरिक द्रव्य। कौन कौन से, वात, हमारे शरीर में बनने वाली जितनी भी गैसेज हैं, अगर वो संतुलित अवस्था में बन रही है, जैसे ऑक्सीजन ग्लूकोज का दहन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड नियमित बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं हो रही है, नॉर्मल गैसेज बन रही है, इंडोल स्केटोल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा बन रही है तो दिक्कत है, इसका मतलब रोगी है। दूसरा पित्त, आपके बॉडी के अंदर जितने भी पित्त है, एंजाइम युक्त पदार्थ, जितने भी रस निकल रहे हैं वो सारे के सारे बैलेंस है, संतुलित है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और कफ, आपके बॉडी के अंदर जितने भी कफ या श्लेष्मा का स्राव हो रहा है वो अगर एक बैलेंस अवस्था में है तो ठीक है। कई बार देखा जुकाम लगते कफ बढ़ जाता है, अरे बोलो, तो कफ निकलता तो रोज ही है, कफ निकलना जरूरी भी है, लेकिन वो हल्का निकलता है, चिपचिपा, वो केवल स्नेक का काम करते थे। आपने खाना निगला तो खाना चिपचिपा उसमें होके जाएगा तो उसको घर्षण नहीं लगेगा, इसलिए वो हल्का हल्का निकलता है। लेकिन ज्यादा निकलने लग जाए तो इसका मतलब आप रोगी हो, सीधी सी बात है, जुकाम या कुछ और हो गया है। शारीरिक द्रव्यों में संतुलन की स्थिति, तो आयुर्वेद के अनुसार क्या कहता है आयुर्वेद, कि हमारे बॉडी के अंदर जो शारीरिक द्रव्य है, वात, पित्त, कफ, इनमें संतुलन की स्थिति ही क्या है, स्वास्थ्य है। तो दोनों परिभाषा मैंने आपको बता दी। डब्ल्यूएचओ के अनुसार शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, और आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन में होना क्या कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है। तो एक बार इसको कॉपी करेंगे फटाफट से, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। अब देखो, रोगों को अपन क्लासिफाइड करें, रोग कितने टाइप के हो सकते हैं, रोग कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, दो कैसे, एक में हमारी कोई गलती नहीं है और दूसरे ऐसे जिनमें हमारी ही गलती नहीं है, हमने जानबूझकर उनको अर्जित किया है या अनजाने में उनको अर्जित किया है, यानी कमाया है। एक तो ऐसे रोग जिनमें हमारी कोई गलती नहीं है, अनुवांशिक रोग, क्या गलती है उनमें हमारी, भाई माँ और जो पिता है उनके जो जेनेटिक म्यूटेशंस हुए हैं, उनके जो गुणसूत्रों में जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाते हैं ना, कई बार कोई गुणसूत्र कहां से हटके कहां चिपक जाता है, कोई कहां कैसे हो जाता है, या एक दो की जगह तीन आ जाते हैं, है ना, ट्राइसोमी, मोनोसोमी। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं अपन, ऐसी स्थिति में तो हमारा कोई चौनी चल रही नहीं है ना, जेनेटिक म्यूटेशन में जीन में उत्परिवर्तन हो सकता है, या गुणसूत्र में कोई टूट फूट हो सकती है, टूट कर वो दूसरी जगह चिपक जाए, उधर का इधर चिपक जाए, ऐसा हो सकता है, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं इसको। या फिर क्या हो जाए, ट्राइसोमी या मोनोसोमी। ट्राइसोमी क्या बोलते हैं, गुणसूत्र होने चाहिए कितने, अरे एक्स एक्स गुणसूत्र कितने होने चाहिए, दो, और हो गए गलती से कितने, तीन, तो क्या हो गया ये ट्राइसोमी। और होने चाहिए दो और रह गए कितने, एक, तो ये क्या हो गई, मोनोसोमी। तो ट्राइसोमी या मोनोसोमी, डाइसोमी भी होती है क्या, डाइसोमी, डाइसोमी क्या होती है, होने चाहिए थे दो और हो जाए कितने, दो, तो डाइसोमी बोलेंगे उसको। डाइसोमी तो यार नॉर्मल कंडीशन है, एक्स एक्स ही है तो फिर क्या दिक्कत है, एक्स एक्स तो होते ही है ना, तो उसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि दो होने चाहिए और दो ही है, तो इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन दो होने चाहिए इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर गलती से एक रह गया तो गड़बड़ हो गई, खराब हो गया मामला। यदि वो एक की जगह कितने हो गए, तीन हो गए, तो भी गड़बड़ है। इसको बोलते हैं मोनोसोमी और इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। तो
इन गड़बड़ियों से, गुणसूत्रों में गड़बड़ियों से अगर कोई रोग उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं आनुवांशिक रोग। वो आपको पैदा होते ही तैयार मिलेगा साथ में गिफ्ट। सही बात है क्या? वो आपकी गलती नहीं है। लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं जो हम जानबूझकर कई बार क्या करते हैं, उन रोगों को लेकर आते हैं घर में, या वो हमारे द्वारा कमाए हुए रोग हैं। उनको इसलिए क्या बोला जाता है? अर्जित रोग। क्या बोला जाता है? अर्जित। इनको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज या जेनेटिक डिजीज, और दूसरों को बोलते हैं, वो दूसरे वाले को बोलते हैं अर्जित रोग। उन दोनों की चर्चा करते हैं। जैसे मान लो मुझे बताओ, किसी व्यक्ति को एड्स बचपन से नहीं है, लेकिन थोड़े दिन बाद में उसको एड्स हो जाता है, तो उसकी गलती से ही तो हुआ है यार, बताओ। अरे बोलो, उसकी गलती से हुआ है, उसने उसको मेहनत से कमाया है, इसलिए उसको बोला जाता है अर्जित। क्या बोला जाता है? अर्जित रोग। सही बात है क्या? अरे वो कहीं रोगियों के संपर्क में आया होगा, तब जाकर वो रोग उसको मिला होगा गिफ्ट में, तो वो शुरू से तो आया नहीं है। तो यहां पर हम कहते हैं कि रोग को अगर हम क्लासिफाइड करें, डिजीज को अगर क्लासिफाइड करें, तो दो प्रकार का रोग होता है। पहला कौन सा? पहले रुको एक मिनट, इसको अपन बोलेंगे क्या? कॉन्जेनाइटल डिजीज, या इसको बोल सकते हो आप जन्मजात रोग, यानी आपको जन्म से ही पैदा हुआ है। या इनको आप बोल सकते हो जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक भी बोल सकते हो क्या? जेनेटिक डिजीज का मतलब भी क्या है बोलो? आनुवांशिक रोग। बात तो एक ही है क्या? अरे जन्म से ही पैदा होंगे क्या? अब ये दो टाइप में बांटे जा सकते हैं क्या? संक्रामक और असंक्रामक बांटे जा सकते हैं क्या? पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या ये संक्रामक और असंक्रामक हो सकते हैं क्या? भाई संक्रामक असंक्रामक बांटने की इनको कोई जरूरत है, क्योंकि ये तो एक अपने अंदर है, तो दूसरे में थोड़ी जाएंगे। कितने गले मिलो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरे में जाएंगे ही नहीं। सीधी सी बात है भाई, जेनेटिक प्रॉब्लम हमारे है, गुणसूत्र हमारे गड़बड़ हुई है, दूसरे के कैसे जाएगा? सही बात है क्या? किसी को फिनाइल कीटोन यूरिया है, दूसरे को नहीं जा सकता। तो सीधी सी बात है, ये संक्रामक तो होते ही नहीं है, इनको दो भागों में बांट नहीं सकते। ये तो जानते हो ना संक्रामक क्या होते हैं, संक्रामक क्या होते हैं। असंक्रामक रोग वो होते हैं जो मेरे अंदर है और आपके अंदर नहीं जाए किसी भी मीडियम से, उसको क्या बोलेंगे? असंक्रामक। जैसे डायबिटीज, डायबिटीज क्या है? एक असंक्रामक है। मैंने अगर मेरे इंसुलिन की कमी हो रही है ना, तो मैं आपके साथ खाना खाऊं, आपके साथ रहूं, सोऊं, बैठूं, उठूं, खाऊं, पीऊं, डोलूं, इधर उधर कुछ भी करूं, तो आपको इंसुलिन की कमी नहीं हो सकती है। सही बात है क्या? आपके तो यार इंसुलिन निकल रहा है कंटिन्यू, और इंसुलिन की कमी होगी तभी डायबिटीज होगा। तो मेरे डायबिटीज है तो आपके डायबिटीज हो, ये कोई जरूरी नहीं है। सही बात है क्या? ये फैलता नहीं है। लेकिन अगर अगर मेरे जुकाम है और मैंने जोर से छींक दिया और आप पास में खड़े थे, तो अगले दिन जुकाम तैयार मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक संक्रामक रोग है। तो हम कह सकते हैं कि जेनेटिक डिजीज बिल्कुल भी संक्रामक नहीं होते। इनकी अगर बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन इतने आपको टाइप नहीं है। एक दो एग्जांपल देख लो कौन कौन से। जैसे आपने देखा हो तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सुना है क्या नाम इसका? बोलो। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एक होता है टर्नर सिंड्रोम, बोलो। टर्नर सिंड्रोम। एक होता है अपने पास डाउन सिंड्रोम। डाउन, ये सारे वैज्ञानिकों के नाम है। टर्नर भी वैज्ञानिक था, डाउन भी एक वैज्ञानिक था। डाउन सिंड्रोम इन्होंने खोजे हैं, इसलिए इनके नाम से ही इनका नाम बना दिया। एडवर्ड सिंड्रोम, क्या नाम है बोलो? एडवर्ड सिंड्रोम। पटायु सिंड्रोम, पटाऊ बोल दो या पटायु। स्पेलिंग लिख देता हूं, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, ये होता है। कई स्टूडेंट, कई व्यक्ति इसको पटाऊ कहते हैं, पटाऊ, और कईयों को होता भी है। ये होता है क्या? इधर नवलगढ़ रोड पे घूमते रहते हैं सारा दिन, पता नहीं इनको ये सिंड्रोम की दिक्कत है क्या है।
है ना। तो क्लाइनफेल्टर, टर्नर, पटाउ, एडवर्ड, ये सारे क्या है। अच्छा एक आपने सुना होगा हीमोफीलिया, सुना है क्या। महारानी विक्टोरिया के वंश में चलता है ये, इसलिए शाही रोग भी कहते हैं इसको। और बताइए और कौन सा है। अरे रॉयल डिजीज है ये, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, या आप कह सकते हो सिकल सेल, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये तो कुछ मैंने जेनेटिक रोगों के नाम वैसे लिख दिए। दूसरे रोग कौन से होते हैं दोस्तों। अरे दूसरे रोग बताइए। एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड का मतलब ही क्या होता है, कमाए हुए या अर्जित, अर्जित रोग। और अर्जित रोगों की बात करें दोस्तों तो ये होते हैं दो प्रकार के। कैसे कैसे। एक होता है संक्रामक, यानी कम्युनिकेबल डिजीज, और दूसरा होता है असंक्रामक, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। असंक्रामक रोग तो फैलेंगे नहीं ना, और संक्रामक रोग फैलेंगे। ये दोनों ही अपने कमाए हुए हैं। देखना कौन कौन से अपने कमाए हुए हैं कि या फिर माँ बाप से आए हैं। संक्रामक रोग में आपने देखा हो तो इसमें सबसे पहले आते हैं जैविक कारकों से फैलने वाले रोग, जैसे जैविक, ऐसे डायरेक्ट लिख लो ना, जैसे विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग, बताओ विषाणु जनित रोग होते हैं ना, वायरल डिजीज, वो एक दूसरे से फैलते हैं कि फैलते नहीं, फैलते हैं ना। जैसे मान लो जुकाम है, राइनो वायरस से हुई है तो ये एक दूसरे में फैल जाएगी। जैसे आपसे कोई पूछे पोलियो, पोलियो वायरस से, एंटेरो वायरस से होता है, वो दूसरे में फैलता है। एड्स, वो भी एचआईवी वायरस से होता है, वो भी एक दूसरे में फैलता है। तो जितने भी विषाणु जनित रोग है वो एक दूसरे में फैलते रहते हैं। जीवाणु जनित रोग की बात करें, बैक्टीरियल डिजीज की बात करें, तो जीवाणु जनित रोग भी क्या होते हैं जी। जीवाणु जनित रोग ये भी एक दूसरे में फैलते हैं, जैसे एंथ्रेक्स, टीबी, टाइफाइड, है ना, प्लेग, या फिर डिप्थीरिया, या फिर पर्टोसिस। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, जीवाणु जनित रोग है। फिर आती है बात किसकी, कवक जनित रोग। ये सारे सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग हैं, फंगल डिजीज बोलते हैं इनको। अगले आते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। फिर आता है अपने पास कृमि जनित रोग, हेलमिंथिक डिजीज, कृमि जनित रोग। इतने सारे रोग जो है ये आपको अच्छे से याद करने हैं। ये सारे क्या है, सूक्ष्म जीवों से, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जितने भी हैं वो सारे संक्रामक रोग होते हैं। सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले जितने भी रोग हैं ना वो सब संक्रामक है। असंक्रामक कौन से हैं, असंक्रामक पोषक तत्वों की कमी से कोई रोग होता है तो वह असंक्रामक है। जैसे आपको सोडियम की कमी हो गई तो दूसरी पड़ी हुई है, अरे बोलो, पोटेशियम की कमी हो गई, खनिज लवणों की कोई कमी हो गई तो आपको हुई है, दूसरे को नहीं हुई है। विटामिन की कमी से कोई रोग होता है, जैसे रतौंधी हो गया, वो असंक्रामक है कि संक्रामक है, बोलिए बोलिए, संक्रामक है कि असंक्रामक है। विटामिन की कमी से कोई रोग हो रहा है तो वो किससे फैल रहा है, वो किसी से फैल नहीं रहा है, वो हमने कमाया है, हमने विटामिन ए खाया नहीं है तब आपको रतौंधी हुआ है। तो विटामिन की कमी से अगर रोग होता है तो आप समझ जाइए क्या हो रहा है, असंक्रामक रोग है। लेकिन ये क्या बचपन से आते हैं क्या, अरे बोलो, ये तो बाद में कमाए जाते हैं ना, और अगर उसकी पूर्ति कर लोगे तो वो सही भी हो जाएगा, सही है ना। उसके बाद आपसे कोई पूछे हार्मोन्स की कमी से,
आपके बॉडी में कोई हार्मोन कम हो गया, जैसे इंसुलिन की बताया था मैंने यहाँ पे आपको, कोई ग्रोथ हार्मोन कम हो गया या कोई और हार्मोन कम हो गया, तो आपको जैसे थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गलगंड हो जाता है ना, तो गलगंड कैसा रोग है? अरे बोलो, असंक्रामक अर्जित रोग है। समझ में आ गई बात? हार्मोन्स की कमी से, ऐसे बहुत सारी चीजों की कमी से क्या होता है हमारे, अलग अलग टाइप के खनिज लवणों की कमी से, खनिज लवणों की कमी से, प्रोटीन की कमी से, इन सब की कमी से क्या होता है, असंक्रामक रोग होते हैं। तो दोस्तों यहां पर ये मैंने कुछ क्लासिफिकेशन किया है किसका, रोग का। एक बार इसको कॉपी करेंगे, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। यहां इनको इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, कहीं तुम रट रहे हो भाई क्लाइनफेल्टर टर्नर पटाउट ऐसा कुछ अलग से पढ़ेंगे ना, तब मैं अपने आप याद करवा दूंगा इनको, टेंशन मत लो आप। एक एक रट जाएगा, एक एक, इसकी गारंटी मेरी है। यहां तो केवल आपको मैं क्लासिफिकेशन करके दिखा रहा हूं कि भाई कैसा रोग है, यहां पर रोग कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो देख लेते हैं। इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, कौन से बताइए, संक्रामक रोग, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज। अब सबसे पहले अपन रोग पढ़ेंगे, तो क्लासिफिकेशन तो मैं कर चुका हूं। क्लासिफिकेशन के बाद भी आपको रोग में दिक्कत आएगी, मुझे पता है क्या दिक्कत आएगी। कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो हर किसी की अलग होती है। जैसे एक पंडित जब कोई हवन वगैरह करता है तो वो कहता है कि सुरवा लाइए, सांकल्य लाइए, हवन वेदी, है ना, फलाना डिकाना, जो भी उसके शब्द होते हैं वो अलग होते हैं ना, टर्मिनोलॉजी उसकी अलग होती है। अरे सही है ना। और ऐसे ही मिस्त्री जब काम करता है तो उसकी भी टर्मिनोलॉजी अलग होती है कि 2 सूत का गैप दे दे, इसमें 1 सूत का ये कर दे और इतने ही कर दे, वो उसकी टर्मिनोलॉजी अलग होती है ना। तो हर किसी चीज की टर्मिनोलॉजी होती है जो उसको समझने में क्या करती है, आसानी करती है। हमारे पास भी जब हम रोग पढ़ते हैं तो इसको किस विज्ञान में पढ़ा जाता है, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, इसके अंदर किस किस की मतलब कौन कौन सी टर्म्स काम आएंगी। जैसे डायग्नोसिस क्या है, क्वारंटाइन क्या होता है, क्वारंटाइन से तो आप परिचित हो ही गए हो, वैसे तो ये पहले ही शब्द, बहुत पहले दिया हुआ शब्द है ये, आप अब अभी नहीं दिया, लेकिन कोविड-19 में परिचय में आया, सबको सामने आया कि क्वारंटाइन भी कोई चीज होती है। क्वारंटाइन क्या होता है, प्रोफिलैक्सिस क्या होता है, डायग्नोसिस क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, पैथोजन क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है ना, अलग अलग चीजें हैं। तो इनको एक बार अपन पढ़ लेते हैं, पैथोजन, वेक्टर, प्रोफिलैक्सिस, डायग्नोसिस, इंक्यूबेशन पीरियड, ये अलग अलग कुछ शब्द हैं, इनको लिख लेते हैं क्योंकि बीच बीच में आएंगे। इसका पैथोजन ये, इसका वेक्टर ये, तो अपन को समझ में नहीं आएगा कि पैथोजन और वेक्टर क्या होते हैं। ऐसे ही एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक, ये क्या होते हैं, फैलने के आधार पर रोग कितने प्रकार के होते हैं, वो सब बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले मिटा रहा हूं मैं इसको, मिटा दूं क्या? अब देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए किसकी, रोग की, रोग के अध्ययन की, तो अपन एक छोटा सा टॉपिक डालकर हम लिख सकते हैं कि रोग का अध्ययन, रोग का अध्ययन किसमें किया जाता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, एक शब्द है लैटिन भाषा में पैथ। पैथ का मतलब क्या होता है, रोगाणु या रोग, या रोगाणु या रोग से संबंधित कोई बात चले तो आप उसको पैथ बोलिए, पैथ। तो हम कहेंगे कि रोग का अध्ययन करेंगे, तो बताओ किस में करेंगे, पैथोलॉजी में करेंगे। सही बात है क्या? अब रोग के अध्ययन के साथ एक विज्ञान और जुड़ी हुई है, रोग के फैलने का अध्ययन, रोग के फैलने का अध्ययन कि भाई ये कैसे फैलता है। सही बात है क्या? ये हाथ मिलाने से फैलता है कि छूने से फैलता है कि खाने से फैलता है कि ब्लड डोनेशन से फैलता है, कैसे फैलता है। ये जैसे अपन ने कोविड-19 में देखा था कि अपन को पता था कि ये कैसे फैलेगा, ब्लड डोनेशन से फैलता है कोविड-19, ऐसे होता है क्या? नहीं है ना। अपन को सबको पता है कि सर ये तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो ये आपको खांसी जुकाम इसी से फैल जाएगा, इसमें ब्लड डोनेशन की जरूरत नहीं है। तो अपन ने वही तरीके के प्रोफिलैक्सिस अपनाए, क्या, मुंह को क्या किया, मास्क से ढक लिया और बार बार हाथ सैनिटाइज किए, 2 गज दूरी मास्क है
जरूरी, ऐसे शब्द आपको सुनने में मिले तो ये कैसे मिले, तब अपन ने पहले उसकी स्टडी की कि फैलता कैसे है, तब तो पता लगा अपन को। तो रोग के फैलने का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं अपन? रोग के फैलने का, एपिडेमियोलॉजी। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे रोग से संबंधित महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी क्या है, तो रोग से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली कौन सी वोकैब है जो यहां पर काम आती है? तो देखिएगा, सबसे पहले एक है पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक या रोग कारक। जो रोग को पैदा करता है उसको बोलते हैं क्या? पैथोजन। रोग पैदा करने वाला कारक, इसको क्या बोलेंगे जी? पैथोजन। पैथोजन मतलब रोग को पैदा करने वाला, जन यानी पैदा करने वाला, यानी उसका जन्म करने वाला। कौन? किसका जन्म? पैथ। पैथ यानी क्या होता है? रोगाणु या रोग का। तो रोग का जनक कौन है? रोग पैदा करने वाला कारक, इसको पैथोजन बोलेंगे। एक शब्द और आता है वेक्टर, इसको बोलते हैं रोग वाहक। क्या बोलते हैं जी? रोग वाहक। रोग वाहक का थोड़ा सा अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। क्या? रोगजनक आप तक नहीं पहुंच सकता तो उसको गाड़ी की जरूरत है, और वो फोन करके मान लो गाड़ी बुला लेता है कि यार तू फटाफट आ और गाड़ी लेके आ, मेरे को है ना उस आदमी के अंदर घुसना है, और वो फटाक से आता है और गाड़ी पे बैठा के उसको आप तक पहुंचा देता है। तो वो तो उसका क्या हो गया? वाहक हो गया ना। अरे समझो, जैसे कई मच्छर है जो रोग कारक को लेकर आते हैं, अरे रोगजनक को लेकर आप तक पहुंचते हैं, वरना तो जिंदगी भर वो रोगजनक आप तक पहुंच ही नहीं पाए। जैसे मलेरिया का प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नहीं पहुंच पाता आप तक, लेकिन उसको लेके कौन आती है? मादा एनाफ्लीज मच्छर लेके आती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मादा एनाफ्लीज तो क्या है? रोग वाहक, और रोग पैदा करने वाला कौन है? प्लाज्मोडियम। तो दो शब्द अलग अलग है, एक तो पैदा करेगा रोग और एक उसको बैठाकर अपने साथ लाएगा या अपने साथ उसको लेकर आपकी बॉडी तक पहुंचेगा। तो हम कह सकते हैं कि रोग वाहक क्या होता है? रोगजनक या रोग कारक यानी पैथोजन को कहां तक लाना? को लेकर जीव तक पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं अपन? रोग वाहक। सीधी सी बात है। तो दो शब्द आपको मैं अभी लिखवा रहा हूं, बाकी के शब्द बाद में लिखवाएंगे। पहले समझ लो पैथोजन और रोग वाहक क्या होता है। इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं, मलेरिया। मलेरिया क्या है? उतार लेना पहले इसको। मलेरिया क्या है? मलेरिया किससे फैलता है? मादा एनाफ्लीज। और मादा एनाफ्लीज जो होती है ना, वो किसको अपने साथ लेके आती है? प्लाज्मोडियम को। तो प्लाज्मोडियम तो क्या हो गया? वेक्टर। और मादा प्लाज्मोडियम तो क्या हो गया? पैथोजन। अरे रोग तो कौन पैदा करेगा? प्लाज्मोडियम। लेकिन वो प्लाज्मोडियम को आप तक लेकर कौन आएगी? मादा एनाफ्लीज। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर काटेगा तभी तो रोग होगा ना। वो काटकर अपने अंदर इंजेक्ट करवाएगा प्लाज्मोडियम को और फिर रोग पैदा होगा। तो वो क्या हो गई? वेक्टर। ऐसे समझ में आना चाहिए आपको। तो ये शब्द आपको समझ में आ गए दोनों। बाकी की बातें हम कल करते हैं। धन्यवाद।